दोस्तों अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हाउस प्रॉपर्टी का कैलकुलेशन करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कौन सा फॉर्मेट के जरिए कैलकुलेशन करें। मैं पहले फॉर्मेट आप लोगों को दिखा देता हूँ, फिर उसका जो अलग अलग मीनिंग है उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू से हम लोगों को स्टार्ट करना है। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू को किताबों में GMV बोला गया है। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस का G, म्यूनिसिपल का M, वैल्यू का V, मिलकर से हो गया GMV। तो GMV सबसे पहले कंसिडर करिएगा, उसके साथ कंपेयर करना है आपको फेयर रेंट। ठीक है, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो हायर होगा उसको यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करिएगा हायर वैल्यू को। स्टैंडर्ड रेंट या हायर वैल्यू दोनों में से जो लोअर होगा वो आपको लेना होगा। जैसे आपको अब देखिए मैंने मार्किंग भी किया, ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू A, फेयर रेंट B, हायर ऑफ A एंड B, उसके बाद D इज स्टैंडर्ड रेंट, C और D विचएवर इज लोअर, दोनों में से जो लोअर होगा वो लेना होगा। थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू 100 रुपीज़ है, फेयर रेंट 200 रुपया है, तो दोनों में से हायर कौन सा हो गया 100 और 200, विचएवर इज ग्रेटर दैट इज 200 रुपीज़। अब स्टैंडर्ड रेंट मान लीजिए 150 है, 150 रुपीज़ स्टैंडर्ड रेंट, तो 200 और 150 दोनों में से छोटा कौन है 150 रुपीज़, तो 150 हो जाएगा मेरा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये दोनों में से हायर लेंगे पहले, फिर जो हायर होगा उस वैल्यू के साथ इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट, इन दोनों में से जो लोअर होगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, मान लीजिए कि एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ 175। ठीक है, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, डिस्कस करेंगे सब कुछ। मान लीजिए ये वैल्यू आ रहा है 175। अब इन दोनों में से फिर से क्या लेना है आपको, हायर लेना है। तो हायर अमाउंट इज कितना 175, 150 और 175, दोनों में से हायर कौन 175, वो लिखिएगा। ये जो 175 यहाँ पे आया हम लोगों का, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, higher of E or F, whichever is higher, which is called as gross annual value, GAV। इसको हम लोग GAV, gross का G, annual का A, value का V हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। अब क्या करना है आपको, इस 175 में से म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी लैंडलॉर्ड ने पेमेंट किया, जो टेनेंट पेमेंट किया वो नहीं, जो लैंडलॉर्ड पेमेंट किया होगा उसको यहाँ पे आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो मान के चलिए कि म्यूनिसिपल टैक्सेस लैंडलॉर्ड ने पेमेंट किया है 25 रुपीज का, मान के चलते, तो 175 में से 25 को पहले माइनस करिएगा, तो 175 माइनस 25 दैट इज कितना आएगा 150 रुपीज, 150। ये जो 150 रुपीज आया इसको क्या बोलेंगे, नेट एनुअल वैल्यू, NAV, नेट एनुअल वैल्यू, दैट इज 150 रुपीज। इससे माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। जो भी आपका नेट एनुअल वैल्यू आया होगा उसका 30% यहाँ पे लेस होगा। 30% कितना, कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान है। नेट एनुअल वैल्यू जो आया वो लीजिए इंटू 30/100, तो इसका वैल्यू आएगा 45। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा 45, 150 का 30% 45 रुपीज मान लीजिए। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन, इसके बाद माइनस होगा इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, घर को बनाने के लिए या कोई अदर पर्पस के लिए, अगर आपने घर के पर्पस के लिए कोई लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पार्ट हो रहा है वो यहाँ पे डिडक्टिबल है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इंटरेस्ट ऑन लोन मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन अनदर 45 रुपीज का आ रहा है, मान के चलते हैं, तो 150 माइनस 45 हो गया 90, 150 में से 90 माइनस होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका आ जाएगा 60 रुपीज, 60 रुपया आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। अब ये जो यहाँ पे देखिए मैंने स्टार मार्क किया है नेट एनुअल वैल्यू का। अब नेट एनुअल वैल्यू के बारे में देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नेट एनुअल वैल्यू इज द इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस। मैं डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि इनकम इट इज विच, मतलब व्हाट इज द बेसिस फॉर टैक्सेबिलिटी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो मैंने बोला था इनकम अर्निंग कैपेसिटी के बेसिस पे टैक्स लगता है। तो इनकम अर्निंग कैपेसिटी को इस टेबल में क्या कहा जाता है, नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू इज द इनकम अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द हाउस। आई होप चीजें क्लियर हैं।
ठीक है, प्लीज आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। हाँ दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कौन सा टर्म का एक्चुअल क्या मतलब है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले देखिए, अब हम लोगों को लेना था ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू से शुरू करते हैं। ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू किसी भी घर का वो वैल्यू होता है जिसके बेसिस पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन म्यूनिसिपल टैक्स का कलेक्शन करता है। ठीक है, आपके घर के लिए भी, मेरे घर के लिए भी, हर एक व्यक्ति के घर के लिए जो कि किसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे के अंदर रहता होगा, लोकेटेड होगा, ठीक है, उसको म्यूनिसिपल टैक्स का पेमेंट करना पड़ता होगा कंपल्सरी। म्यूनिसिपल टैक्स जिस आधार पे कैलकुलेट होता है, जिस वैल्यू पे कैलकुलेटेड होता है, उस वैल्यू को कहा जाता है ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू। आप अपने घर का ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू को म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर में जा करके आप पूछ सकते हो। रिकॉर्ड्स उसके रिकॉर्ड में होगा, आपका जितना प्लॉट एरिया होगा, खाता नंबर होगा, जो भी होगा, उसके बेसिस पे वो आपको निकाल करके बता सकता है कि आपके घर का ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू आपके कितना। इसके बाद फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है दोस्तों? आप जिस लोकेशन में आपका घर है, उसी तरह का सेम घर, उसी तरह का सेम टू सेम घर, सेम लोकेलिटी में अगर वो भाड़ा पे लगा है तो कितना भाड़ा आ रहा है आखिर, ठीक है, उसी तरह का सिमिलर घर का, तो दैट इज कॉल्ड एज द फेयर रेंट। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक घर दिल्ली में लोकेटेड है, तो दिल्ली में लक्ष्मी नगर में सपोज लोकेटेड है। लक्ष्मी नगर में सेम टू सेम घर, मान लीजिए मेरा 2 तल्ला मकान, सेम टू सेम 2 तल्ला मकान, ठीक है, अगर भाड़ा पे लग चुका है, वहां से अगर उस दूसरे घर का ओनर को अगर से 20,000 रुपया पर मंथ उसको मिल रहा होगा, तो वो 20,000 पर मंथ मेरे लिए क्या हो जाएगा? फेयर रेट कंसीडर होगा। सेम घर होना चाहिए, सेम टू सेम टाइप का घर होना चाहिए, सेम फैसिलिटीज ऑफर करना पड़ेगा, तब जा करके हम लोग फेयर रेट के लिए कंपेरेबल घर हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कंपेरेबल घर का, सिमिलर कंपेरेबल घर का जो रेंट है, दैट इज द फेयर रेंट। इसके बाद देखिए थर्ड वाला पॉइंट है स्टैंडर्ड रेंट। तो स्टैंडर्ड रेंट क्या है? देखिए स्टैंडर्ड रेंट होता क्या था कि बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड लोग टेनेंट लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म उठाता था, तो सरकार ने दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट नाम का एक एक्ट सरकार ने पास किया, जिस एक्ट के अंतर्गत दिल्ली शहर में लैंडलॉर्ड, हर लैंडलॉर्ड के लिए ये मैंडेटरी हो गया कि वो मैक्सिमम कितना रेंट चार्ज कर सकता है अपने टेनेंट से, जिसके ऊपर रेंट चार्ज करना इलीगल है। ठीक है, ये दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट ऑब्वियसली दिल्ली शहर के लिए एप्लीकेबल है, पूरे देश के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जहाँ तक आपके घर के लिए अगर कोई ऐसा सरकारी कानून है जिसके अंतर्गत एक सर्टेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेंट ही आप चार्ज कर सकते हो अपने टेनेंट से, तो दैट मैक्सिमम रेंट विल बी कॉल्ड एज द स्टैंडर्ड रेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, तो अगर दिया हुआ है तो आप ले लीजिएगा, नहीं दिया हुआ है तो आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ सकते हो और स्किप करके नेक्स्ट स्टेप में आप आ सकते हो। इसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो मान के चलिए कि आपका घर आपने भाड़ा पे लगाया 5,000 रुपीज़ पर मंथ के रेंट पे आपको आपका टेनेंट 11 मंथ्स का रेंट दिया, लेकिन रहा पूरा 12 मंथ्स। ठीक है, तो इन दैट केस एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बोल रहा है, तो यहाँ पे रिसीव्ड और रिसीवेबल हम लोगों को रिसीवेबल का कंसेप्ट लेना है। अगर घर पूरा वो यूज़ कर चुका है 12 मंथ्स आपका टेनेंट, तो 12 इंटू 5,000 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60,000 रुपीज़ आपके घर का हो जाएगा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। दिस इज योर ARR। ठीक है, और रिसीव्ड का और रिसीवेबल मतलब अगर रिसीव हो चुका है तब तो वो ले ले, और अगर रिसीव नहीं हुआ है, आउटस्टैंडिंग है, तो पूरे ईयर का कंसिडर करो। ये है हम लोगों का कंसेप्ट, प्रोवाइडेड फुल ईयर आपका टेनेंट उस घर को यूज कर चुका है। इसके बाद आप देखो माइनस मैंने किया है अनरियलाइज्ड में, तो सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस अनरियलाइज्ड रेंट का डिडक्शन सरकार की तरफ से हम लोगों को मिल जाएगा, एसएससी को मिल जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब अनरिकवर्ड रेंट, मतलब वो रेंट जो टेनेंट से मांगने के बाद भी टेनेंट ने नहीं दिया। एक तरह का आप इसको अकाउंट्स में बैड डेट लॉस के साथ कंपेयर कर सकते हो। जिस तरीके से बैड डेट लॉस वो लॉस होता है जो डेटर से नहीं मिलता है,
डेटर्स को हम लोग सपोज क्रेडिट सेल कर चुके हैं लेकिन फिर भी वो हमको पैसा नहीं दिया, तो बैड डेट लॉस हम लोग अकाउंट्स में चार्ज करते हैं। सिमिलर तरह का कंसेप्ट इनकम टैक्स में कहलाता है। इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर इट इज कॉल्ड एज अनरियलाइज्ड रेट, मतलब इट इज द बैड डेट लॉस occurring to the landlord due to non payment of rent by the tenant। अच्छा, इसके बाद आप देखिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। अब ग्रॉस एनुअल वैल्यू से हम लोग को डिडक्शंस किस किस चीज़ का मिलता है? सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्स का हम लोग को डिडक्शन मिलेगा नेट एनुअल वैल्यू से पहले। म्यूनिसिपल टैक्स जो में बहुत तरह का अदर चार्जेस इंक्लूडेड हो सकता है, जैसे वाटर टैक्स, ठीक है, सीवरेज टैक्स एक्सेट्रा। कभी कभी क्वेश्चन में लोकल टैक्सेस बोल करके मेंशन हो सकता है। आपको एक बात समझना है कि ऑल दोज टैक्सेस आर कॉल्ड एज म्यूनिसिपल टैक्स। याद रखिएगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम या अदर कोई भी जनरल चार्जेस कुछ भी क्वेश्चन में लिखे वो सब का डिडक्शन नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपल टैक्सेस का डिडक्शन हम लोग को सरकार की तरफ से मिलेगा। वो भी किसके द्वारा पेमेंट होना चाहिए? लैंडलॉर्ड के द्वारा। अगर टेनेंट ने लैंड पेमेंट किया होगा म्यूनिसिपल टैक्सेस का, उसका डिडक्शन हम लोगों को हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं मिलेगा। इसके बाद नेट एनुअल वैल्यू से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन एक फिक्स डिडक्शन है, ठीक है, जो हर एक टेनेंट को, हर एक लैंडलॉर्ड को मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। This fixed deduction covers any expenditure incurred by the landlord for the purpose of the maintenance of the house property। जैसे मान लीजिए घर का वो रंग वंग किया होगा, पेंटिंग वेंटिंग करवाया होगा, इंटीरियर डेकोरेशन किया होगा, साफ सफाई कराया होगा, ठीक है, क्लीनिंग चार्जेस के अलावा हो सकता है बहुत सारा अदर एक्सपेंसेस, रिपेयर वगैरह कराया होगा, इंश्योरेंस कराया होगा, तो वो सारा चीज का एक्चुअल बेसिस पे वो सब खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलेगा। आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन विच इज अ फिक्स्ड अमाउंट। अगर एक्चुअल खर्चा आपका ज्यादा भी हो गया स्टैंडर्ड डिडक्शन से तो भी आपको उतना ही मिलेगा, अगर कम भी हुआ तो भी आपको उतना ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए स्टैंडर्ड डिडक्शन का अमाउंट आ रहा है 100 रुपया और आपने 1000 रुपया खर्चा किया तो भी आपको 100 रुपीज का ही डिडक्शन हम लोग देंगे, ठीक है। और अगर आपने खर्चा किया 0 रुपीज तो भी आपको कितना मिलेगा डिडक्शन? 100 रुपीज का फिक्स डिडक्शन आपको मिल के रहेगा, ये कंपल्सरी है, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। लोन में बी टेकन फॉर एनी पर्पस इंक्लूडिंग रिपेयर, मेंटेनेंस, इंटीरियर डेकोरेशन, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, परचेज और एनी अदर फॉर्म ऑफ पेमेंट made for the house property। those loans जो भी, चाहे वो जो भी पर्पस के लिए लिया गया हो उससे कोई मतलब नहीं है, उसका हम लोगों को उस लोन का इंटरेस्ट जो ड्यूरिंग द ईयर एक्रू हुआ होगा, मतलब आपको अगर बोल रहा है कि लैंडलॉर्ड ने लोन तो ले लिया लेकिन इंटरेस्ट दिया नहीं बैंक को, कोई मतलब नहीं, बैंक को पेमेंट मिला, इंटरेस्ट का नहीं मिला, आउटस्टैंडिंग है इंटरेस्ट, एनीथिंग मैटर, डजंट मैटर, हम लोगों को खाली कंसिडर करना है कि इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोगों को यहाँ पे डिडक्शन उसका मिल के रहेगा ऑन एक्चुअल बेसिस। फुल 12 मंथ्स का हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, अगर लोन 12 मंथ्स के लिए लिया गया होगा तो करके कैलकुलेट करके हम लोग माइनस करवा देंगे, करके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोगों का निकल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ये सब स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सब का डिडक्शन को लेकर के एक अलग डिटेल में टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अदर देन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या मैक्सिमम लिमिट्स हम लोग को इस केस में डिडक्शन अलाउड होगा, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल।